ओके, गुड मॉर्निंग। और देखिए, जैसा मैं कह रहा था वीरू की वो एक्शन हम लेंगे। हमने कल वो एक एक्शन लिया और एक साइबर पुलिस कंप्लेंट की। आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है और आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि सबको ये करना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत टाइम से इसी तरीके से चल रही हैं। जब तक कानून का डर नहीं आएगा लोगों में, तब तक वो इस तरीके की चीज़ें करते रहेंगे। एक एक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। बस एक एक्शन होने की ज़रूरत है। लेकिन बिल्कुल। और अनुज, दिक्कत क्या है, अगर आपके नाम से फेक क्रिएट किया हुआ है तो आपको पहले ही ब्लॉक कर देंगे, आप उसे देख नहीं हाँ, पाओगे। तो आपको पता ही नहीं आपका ये चलेगा। एडवर्टीजमेंट मेरे पास बार बार आता है। हाँ हाँ, मेरे पास बार बार आता वही है। आपको बार बार दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मुझे हर जगह ब्लॉक किया हुआ है और जो फेक प्रोफाइल बनेगा वो भी मुझे ब्लॉक कर देगा। ऑब्वियसली तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये लोग काफ़ी शातिर हो गए हैं। खैर, मैं कल सुबह आपको कहने वाला था ये, और मेरे को जो मेरी आईडी क्रिएट हुई है वो मुझे कोई और भेजता है कि ये आप एग्जैक्टली। कई लोगों ने कहा यार आप पैसे कितने चार्जेस करते हैं। मैंने कहा भाई मैं कैसे कर सकता हूँ ये। पर ठीक है, अब कानून का डर होना चाहिए। और ये एफआईआर की कॉपी है आपकी स्क्रीन पर, तो प्लीज, और हम तो आपसे यही कह सकते हैं, स्टे अवे, इन चीज़ों से दूर रहिए। चलिए, अब स्क्रीन रीडिंग थोड़ी सी करें तो इट्स टू, हाँ सॉरी वीरू, मैं एक बार क्रम बता देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन रीडिंग पर आते हैं। एक बार क्रम बता देते हैं। प्रकाश काबा सर और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन और 5paisa.com के रुचित जैन जुड़ेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से एक खास चर्चा होगी। वीरू, आ जाइए स्क्रीन रीडिंग पर। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे जैसे कि सुबह की आज रखी गई थी रणनीति 350 ट्रेजेक्टरी टू बाय। एज ऑफ नाउ निफ्टी अनुज 22,390 को स्ट्राइक करता हुआ। बैंक निफ्टी में रिकवरी है, अब लॉसेस सिर्फ कट होकर 154 अंकों के रह गए हैं। और आज पीएसयूज और मेटल्स अब तक की सबसे मजबूत कड़ी है। ट्रेड्स और लेना शुरू करते हैं। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पे हैं। और निफ्टी को देख लीजिए, रिकवरी अंडर वे। प्रशांत, प्रकाश काबा सर, नीलेश जैन और रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी, बिल्कुल। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है और सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी पीवीआर। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर दिया है। अब यहाँ से जो पुल बैक है वो हमें एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 1425 का पहला टारगेट, 1440 का दूसरा टारगेट, इसके लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। पीवीआर को 1380 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एनएमडीसी। यहाँ पर भी एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ऊपरी स्तर पर 225 एंड 228 के दो टारगेट होंगे। 215 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके दो ट्रेड्स हो गए। रुचित, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, पीएसयू स्पेस में मेरा पहला पिक रहेगा। इनफैक्ट अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो दो सेक्टोरल इंडाइसेस जो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। एक तो मेटल्स ने ये सीरीज की शुरुआत ही देखेंगे तो पहला दिन था अप्रैल सीरीज का एफ&ओ में। सीरीज की शुरुआत में ही लॉन्ग फॉर्मेशंस वहां पे मेटल्स में स्टार्ट हुए थे। सो आई थिंक ये एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी हमको अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस नहीं दिख रहे। सो और सेकंड है पीएसयूज। आज हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में भी काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम है। तो विद इन द पीएसयू स्पेस मेरा पिक ओएनजीसी पे रहेगा। एक स्लो एंड ग्रेजुअल अपमूव पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, जहां पे वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। आरएसआई का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर रिसेंटली आया है। सो ओएनजीसी 272 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ग्रेजुअली 286 के आसपास तक जाना चाहिए। और आई थिंक मेटल्स में जैसे हमने बात की कि ये सीरीज के आउट परफॉर्मर रह सकते हैं, तो मेटल्स में आई थिंक ये मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रहेगा। तो टाटा स्टील विद इन द मेटल स्पेस हमें लग रहा है कि अब तक अपसाइड और पेंडिंग है, कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस करेक्शंस के रिट्रेसमेंट्स थे वो रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से ये तेजी 190 के आसपास तक पोजिशनली कंटिन्यू होनी चाहिए। वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 180 के अराउंड के टारगेट्स रहेंगे, तो 180 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें टाटा स्टील में, और 157 के नीचे के स्टॉप लॉस रखें। ओके, प्रशांत जी, आपके तो दो ट्रेड्स। जी, वीरू जी, कल मैंने बीटीएसटी में नाल्को रेकमेंड किया था 165 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 175। मैं इसको फिर से रेकमेंड करूंगा। इसकी वजह क्या है कि 175 तो हिट हुआ है, बट आज का जो वॉल्यूम 1 घंटा हुआ नहीं, वो ऑलमोस्ट कल के डेली वॉल्यूम को सरपास कर रहा है, उससे ज्यादा हो चुका है। तो मुझे लग रहा है अब ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, तो इसको फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब रेस करके रखेंगे 166, 166, 167 के जोन में। यहाँ से आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 190, 190 का।
और नेक्स्ट पिक मेरा होगा कॉन्कॉर। यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी अच्छी लग रही है, तो यहाँ 908 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 908, और 940 का टारगेट 940। मेन वाइल अब आप जरा निफ्टी लेकर आइए, और निफ्टी अब सिर्फ 26 पॉइंट नीचे 22,426 पर। आज वीरू एक बार ना सुबह की स्ट्रैटेजी को रिविजिट करते हैं, क्योंकि आज आई थिंक मार्केट ने बिल्कुल, अगर आपने एक प्रोग्राम ट्रेड किया होगा तो उस प्रोग्राम ट्रेड को बहुत ही ब्यूटीफुली रिवॉर्ड किया मार्केट ने। देखिए आज हमारी स्ट्रैटेजी में था जो बाय जोन था 22,300 से 22,350 का, और एक स्टॉप लॉस था उसमें 22,210 का, ठीक है ना। और आज का लो एक बार जरा स्क्रीन पर प्ले कर दीजिए, मैं जरा एक बार लो देख लेता हूँ आज का। 81 पॉइंट की रिकवरी हुई यहाँ पर। ये एक बार वो हाँ लो 22,346, हाँ 22,346 का वो लो रहा, तो एग्जैक्टली उस जोन से मार्केट ने रिकवरी दी। और अब हमारी जो रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस वो आएगी 22,453 पर, जो कि कल का क्लोजिंग रेट है, और 22,500 से 22,530। और एक हमारी अप्रोच ये भी थी कि 22,450 से 22,480 के जोन में प्रॉफिट बुकिंग भी करें, क्योंकि एक सेकंड डिप की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ वीरू, कि अगर वो आपने ले लिया 22,350 के आसपास, आपको अच्छी खासी एक 80-90 पॉइंट की स्विंग मिल चुकी है। अब ज़्यादा लालची ना बने, ध्यान रखें जहाँ पर भी हल्की सी वीकनेस दिखाई दे वीरू, वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, कोई बुराई नहीं होगी। जी हाँ, आज की रणनीति का पार्ट ये भी था कि प्रॉफिट्स मिलेंगे, स्विंग्स मिलेंगे, लेकिन उनको कन्वर्ट करना होगा आपको तुरंत। ये नहीं कि छोड़ के बैठ गए तो वो स्क्रीन से कभी भी धूमिल हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश सर के ट्रेड सेकंड डायरेक्टर साहब, अभी प्रकाश सर के ट्रेड से रह गए थे मेरे ख्याल से। हाँ प्रकाश सर, माफ़ी चाहेंगे, आपके दो ट्रेड सर। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त पेट्रोनेट एलएनजी ट्रेड करा है 279 पर, मोमेंटम है और लगता है ये जा रहा है 290 की तरफ। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 285 रहेगा, फिर 290, स्टॉप होगा 275 का पेट्रोनेट एलएनजी। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है जीएनएफसी। यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ये एक अच्छा मूव मिला है। 673 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 670 का या 668 का, 5 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है मेरे ख्याल से 680 प्लस। यस, जीएनएफसी। जीएनएफसी, तो चलिए ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स। और बैंक निफ्टी भी लेकर आइए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी वो अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्टली काम करके दे गई। 47,422 पर अब हम, और आज का लो था 47,280 का। आगे वो स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ और उस बाय जोन से हल्का सा नीचे से मार्केट घूमा, और मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी अच्छा खासा अब ग्रीन में आपको दिखाई देगा। अब हमारे नेक्स्ट केस तैयार हैं क्या डायरेक्टर साहब? ओके, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह जुड़ गए हमारे साथ। कैपिटल मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले नीलेश भाई बाज़ार की कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बड़े आसान एग्जाम्पल से समझाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उनका जो मुझे लगा, जो पिछली बार उन्होंने मेरे शो में कहा था, वो जो वैल्यूएशन कर्व जो उन्होंने कहा था ऐसे होने के बजाय ऐसे हो गया था, और इसमें एसएमई स्क्रीन से बाहर निकल गया था। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। वो दिन था और मार्केट ने एक मिड कैप, स्मॉल कैप, एसएमई, माइक्रो कैप में एक बड़ा टॉप बनाया था। वहाँ से हमने ब्रूटल करेक्शन देखा, 30-30, 40-40% के करेक्शन देखे हमने कुछ केसेस में। क्या वो एक झटके में सब वो फ्रॉथ निकल गया सिस्टम में? अब मार्केट वापस आपको लग रहा है कि थोड़ा हेल्दी हो गया? नहीं अनुज, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो हम एयरलाइन में बैठे बैठे एक वार्निंग सुनते हैं कि थोड़ा टर्ब्यूलेंस आ रहा है, आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, वैसा शायद समय हमारी मार्केट के लिए कुछ समय के लिए दिख रहा है। यूएस में जिस तरह से डेटा आए हैं, लगता है फेड शायद रेट कट को थोड़ा डिफर कर देगा। ऑयल और एनर्जी प्राइस के दाम भी बढ़े हैं, एंड जियोपॉलिटिकली कुछ चीजें ऐसी घटित हुई है जिससे लगता है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। ये सारी चीजों को अगर साथ में मिलाए, और एक मीडिया कैंपेन भी बन रहा है, कल हमने न्यूज में भी देखा कि भाई लॉन्ग इंडिया शॉर्ट चाइना ट्रेड को रिवर्स करिए। एक बड़े निवेशक है, उन्होंने भी कहा कि अब मतलब मैं चाइना में निवेश करूंगा। तो ये सारी चीजों को मिला के मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में
अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा, उतार और चढ़ाव दोनों बनते रहेंगे। एंड जो कुछ स्टॉक है जहां पे वैल्यूएशन अभी भी महंगा लगता है, वहां पे शायद करेक्शन का माहौल बना रहेगा। बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं दिखता है, बट ये उतार चढ़ाव का माहौल बना रहेगा ऐसा लगता है। चलो ठीक है। तो पता है, जब आपने कहा ना नीलेश भाई कि जब आप प्लेन में बैठे होते हैं तो अनाउंसमेंट होती है, मैं सोचा था कहीं आप वो वाली ना बोलें कि जिसमें वो कहते हैं ना कि दूसरों का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क खुद लगाएं। तो क्योंकि रिटेल तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप पहले उनका मास्क लगाएंगे, लेकिन इस समय फिर अब जैसे कई म्यूचुअल फंड्स, आज मैं सुबह पढ़ रहा था एक और म्यूचुअल फंड ने रियल एस्टेट फंड फॉर एग्जांपल उसमें अब लिमिट कर दिया है इनफ्लो। अभी कुछ टाइम पहले हमने मिड और स्मॉल कैप में भी देखा था। क्या हमारी मार्केट अब उस स्टेज में आ रही है जहां पर फंड मैनेजर्स के लिए वाकई में बहुत दिक्कत हो गई है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर निकालना? अनुज भाई, एक आर्किमिडीज करके इन्वेंटर हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि मुझे एक पुली दे दीजिए और खड़े रहने की जगह दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया को उठा लूंगा। वैसे फंड मैनेजर भी कह सकता है, मुझे दुनिया का जितना पैसा देना है दे दीजिए, खाली अवधि लंबी करके दीजिए, मैं वो सारा पैसा डिप्लॉय कर दूंगा। आर्किमिडीज को कभी वो जगह और पुली नहीं मिली कि वो दुनिया उठा सके, और फंड मैनेजर को आज तक कभी इतनी लंबी अवधि का पैसा नहीं मिला कि वो निवेश कर सके। ये जो सारे डिसीजंस हम ले रहे हैं, वह लोगों को आगाह करने के लिए ले रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के लोग डाल रहे हैं। पिछले एक साल में स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, उसकी लालच में, उसकी लुभावना में आके लोग निवेश कर रहे हैं, और इसलिए हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि जरा संभाल के आइए, लंबी अवधि के लिए आइए, लिवरेज लेके मत आइए। आज नीलेश जी से बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी फ्लाइट पे बैठे हुए हैं और बार बार कप्तान की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है। नीलेश जी, आपकी यात्रा बहुत लंबी है और हम ऊंचाई पर भी काफ़ी हैं। आप ये बताइए, गंतव्य स्थान अभी कौन कौन से अच्छे हैं? अभी क्या फेवरेट लग रहा है आपको इस वक्त? मतलब एक ज़माने में पोस्ट कोविड आपकी जो सबसे अच्छी कॉल्स रही थी उसमें रियल स्टेट इंसुलरी भी था। अभी मौजूदा परिस्थिति में 2-3 प्रिफर्ड स्पेस जो कि इस प्राइस डैमेज के बाद अच्छे लग रहे हैं आपको? वीरेंद्र भाई, हमें लग रहा है कि इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बड़ी अच्छी थीम है, एंड हम ऊंचाई पे जरूर है, बट सितारों से आगे जहां और भी है भारत के लिए। कल ही मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाला था कि अमेरिकन इकोनॉमी एक इकोनॉमी बन गई है। इट इज बोल्डली गोइंग वेयर नो इकोनॉमी हैज गॉन बिफोर। सब प्राइम क्राइसिस से कोविड क्राइसिस के बीच में उनकी इंक्रीमेंटल डेट टू इंक्रीमेंटल जीडीपी रेशियो 170% के आसपास है। भारत में वो रेशो तकरीबन 85% के आसपास है। तो हमें तो सितारों से आगे और भी जाना है, और इसको लेके जाने में एक जो बड़ी थीम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय कंपनीज कई सालों से अपना सिक्का जमाए हुए हैं। उनके लिए डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों खुल रही है, और निश प्रोडक्ट में उनकी माहिरता बहुत अच्छी है। तो इंजीनियरिंग जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड सेक्टर मुझे लगता है 5-10 साल की तेजी कर सकते हैं। दूसरा एक सेक्टर जिसके ऊपर हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं वो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है। सीमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, रियल एस्टेट हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप निवेश कर सकते हैं और उसमें मार्केट से अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिलेगा। 2 सेक्टर पे नजर बनाए रखे हैं, लेने की हिम्मत थोड़ी कम है, विश्वास भी थोड़ा कम है। एक है आईटी क्षेत्र, दूसरा है केमिकल क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र में हम नतीजे और कमेंटरी देखेंगे इस क्वार्टर की, और उसके बाद मन बनाएंगे इसमें निवेश करना है या नहीं करना है।
ओके, इंटरेस्टिंग। यानी आपकी निगाहें इस वक्त केमिकल में जो प्राइस डैमेज हुआ है उस पर हैं, और जब नेक्स्ट पॉसिबल इंटरेक्शन नीलेश जी से होगा तो उसके बाद हम केमिकल्स पे विस्तृत चर्चा करेंगे। नीलेश भाई, एक और चीज़ है, जो टेस्ला के सेल्स नंबर आए थे इस बार, जिस प्रकार से 9% उनकी बिक्री घटी है, पिछले 4 साल का सबसे कमज़ोर आंकड़ा रहा बिक्री का। अब आप पिछले कुछ सेशंस में देखिए, महीनों, 2 महीनों, 3 महीनों में देखिए आप मारुति ने क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स पोस्ट किए हैं। उनका जो हाइब्रिड वर्जन है गाड़ियों का, वो हाथों हाथ बिक रहा है। 28, 25, 30 का एवरेज निकाल रही हैं गाड़ियाँ। ये ईवी वर्सेस हाइब्रिड के पेच को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? थोड़ा सा इस पर अपना व्यू एक्सप्रेस करिए। हमने टाटा मोटर्स को ईवी पे एक बार प्ले करते हुए देखा, स्टॉक चला, बहुत चला, लेकिन क्या बाजार ज़्यादा फोकस्ड इस वक्त हाइब्रिड पर है? वीरेंद्र भाई, जब हम छोटे थे तो गांव जाने के लिए एसटी बस स्टैंड पहुंचते थे, और उस समय बस के ऊपर बोर्ड नहीं लगते थे गांव कौन सी बस जाए। तो जो हमारे एल्डरली थे हमें कहते थे, भाई बस में जाके रुमाल रख दो, टॉवेल रख दो, जिस बस में अपने गांव का बोर्ड लग जाएगा वहां पे बैठ जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में वो बचपन का एक्सपीरियंस आज भी काम आता है। मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ये इलेक्ट्रिक चलेगा, हाइड्रोजन चलेगा, हाइब्रिड चलेगा या फोसिल फ्यूल चलेगा। ये सारी बस मुझे अपने गंतव्य स्थान पे ले जा सकती है, तो मुझे तो हर जगह पे अपना रुमाल रखना है, फिर जिस बस पे अपने गंतव्य स्थान का बोर्ड लगेगा उसमें बैठ जाएंगे। तो इस वक्त आप अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। कुछ कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा काम कर रही है, कुछ हाइब्रिड में कर रही है। आई एम श्योर आने वाले समय में कोई हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कंपनी भी निकलेगी। इन सारी जगह पे आप निवेश करके रखिए, और जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है वैसे वैसे आपकी पोजीशन बढ़ाते जाइए। बिल्कुल। खैर, अब आजकल रुमाल रखने की ज़रूरत नहीं होती नीलेश भाई, आजकल तो बुकिंग हो जाती है सीटों की, तो इसके लिए वो टेंशन नहीं है। तो इसलिए अनुज भाई, हमारे जैसे फंड मैनेजर को एडवांटेज है बिकॉज हमने रुमाल रखा। बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी ग्रीन में आया, और ग्रीन में आती रेजिस्टेंस हल्की सी उसको फेस हुई, और मिड कैप इंडेक्स तो अब कंफर्टेबली ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार, ऑलमोस्ट 3:1 का, और काफ़ी स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा। अच्छा नीलेश भाई, आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है कि आप बड़ी थीम्स पिक कर लेते हैं। मुझे याद है करीब आज से 2 साल पहले का टाइम है, 2 या 2.5 साल पहले का टाइम रहा होगा, आपने एक बड़ा व्यू लिया था कि इंडिया का पूरा ऑटो सेक्टर जिस मार्केट कैप पे अवेलेबल है वो बहुत चीप है और नो ब्रेनर है, और वहाँ से हमने ऑटो स्टॉक्स में इंडेक्स लेवल पर स्टॉक्स में 3 से 4 गुना की रैली देखी है। चाहे आप टाटा मोटर्स उठा के देख लीजिए, चाहे आप मारुति उठा के देख लीजिए, बजाज ऑटो उठा के देख लीजिए, टीवीएस मोटर, सभी के सभी स्टॉक्स में एक वन वे रैली रही है। क्या अब ये पूरी थीसिस प्ले आउट हो चुकी है? अब क्या ये ओवरबॉट है इस समय स्पेस ऑटोज में? कुछ स्टॉक्स में अनुपाय डेफिनेटली थोड़ी ओवर वैल्यूएशन लगती है, बट बहुत ज्यादा नहीं लगती। ऑटो पे हमारा आज भी व्यू पॉजिटिव ही है। एक, लोगों में एस्पिरेशन है गाड़ियां खरीदने की। दूसरी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रही है। और तीसरी, और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, कि हमारी बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनी आज टेक्नोलॉजी के मामले में काफी लंबी छलांग मार रहे हैं। यस, हमारे पास आज ऐसी चाइनीज कंपनी जैसी ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जो पूरी दुनिया को जीत पाए, बट सर्टेनली ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। टू व्हीलर पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज इस साल लगता है कि टू व्हीलर्स में अच्छी खासी सेल्स होगी। पैसेंजर कार्स में थोड़ा वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कंपनीज जो हाइब्रिड कार सेगमेंट में रादर देन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। और तीसरा, हम ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। वहां पे बहुत सारी भारतीय कंपनी है जो ग्लोबल सप्लायर बन रही है, टियर 1 सप्लायर बन रही है। तो दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनीज को हमारी ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज एक्सपोर्ट करेगी। ट्रूली जो चाइना प्लस 1 या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग रेनेसेंस है, वो ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र में दिख रहा है। तो सिलेक्टिवली ऑटो क्षेत्र में अब रहिए,
थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का भी समय है कुछ स्टॉक्स में, जहां पे प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हैं अपने फंडामेंटल से। अच्छा, आपने थोड़ा ब्रीफ में ही बोला था, लेकिन इस सेक्टर को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। रियल एस्टेट और जो प्रॉक्सी स्पेस है, एंसिलरी स्पेस है, यहाँ पर आप अब किस तरीके के स्टॉक्स में, आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन किस तरीके की थीम्स में ज़्यादा आपको जगह दिखाई दे रही है? एक थीम अनुज भाई जो अच्छी लगती है वो सीमेंट की है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों की वजह से डिमांड अच्छी खासी है। क्षेत्र में कंसोलिडेशन हो चुका है तो अननेसेसरी कंपटीशन नहीं है, और इस सीमेंट में इंपोर्ट का कोई डर नहीं है। कुल मिला के सीमेंट क्षेत्र में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, थोड़ा वॉल्यूम रिलेटेड मार्जिन एक्सपेंशन होगा, और इंपोर्ट ड्यूटी का डर नहीं है, इंपोर्ट का डर नहीं है, तो कुल मिला के सीमेंट अच्छा लगता है। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर में जिस कंपनीज का असेट लाइट मॉडल है, जो जॉइंट डेवलपमेंट में जमीन किसी की लेके उसके ऊपर अपना मकान बना लेते हैं, और जिनकी ब्रांड इतनी अच्छी है कि लोग मकान बनने से पहले ही खरीदना चालू कर देते हैं, तो वर्चुअली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे इनका बिजनेस चल रहा है। इस प्रकार की अर्बन इंडिया फोकस्ड ब्रांडेड रियल एस्टेट कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो पाइप्स है, फिटिंग्स है, टाइल्स है, ये प्रकार की कंपनी, इसमें जिस कंपनीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हिस्सा ले रही है, जिसकी ब्रांड पावर की वजह से उन्हें थोड़ा प्राइसिंग पावर मिल रहा है, उस प्रकार की कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो किसी जमाने में हाई लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में, और गिरते 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 मिड सिंगल डिजिट तक पहुंच गया, वो वापस अब अपमूव में है, और वापस हाई सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ये सेक्टर में आप 2-3 साल का व्यू लेके अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं। ओके, इस बीच मार्केट्स एट डे हाई। नीलेश जी, आपसे ये मंत्रणा, ये बातचीत अब तक बहुत सुखद रही है, और अब मार्केट्स डे हाई पर आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक सेक्टर और जिसको शायद हम बीते 5-7 साल के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत अच्छा पैसा बना, डिफेंस की बात कर रहा हूँ नीलेश जी। में HCL को देखिए, आई मीन सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर। अब हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं, मेरे ख्याल से जो ताज़ा तरीन आंकड़े में हमारे एक्सपोर्ट्स लगभग 21 से 22 हज़ार करोड़ रुपए के रहे। पर भारत ने जिस तरीके के टारगेट्स अपने लिए अगले 5 सालों के लिए, मेरे ख्याल से 2028-29 के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का, 3 ट्रिलियन का, आई मीन प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन, 50,000 करोड़ रुपए के मेरे ख्याल से डिफेंस एक्सपोर्ट्स टारगेट रखे गए हैं। नीलेश जी, अभी यहाँ पर जिसकी प्रेजेंस इस सेक्टर की मिड कैप में बहुत स्ट्रांग है, आपका व्यू क्या कह रहा है अगले 5 साल के लिए? वीरेंद्र भाई, डिफेंस सेक्टर में जब से सरकार ने एक रिजर्वेशन कर दिया कि ये 120 से ज्यादा आइटम हम सिर्फ लोकल सप्लायर से खरीदेंगे, और अगर किसी को भारत में बेचना है तो उसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, उस वजह से बहुत अच्छी तेजी बनी है। दूसरी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी बढ़ी है, और अगर हमारी कंपनीज अपने डिफेंस सप्लाई कर सकती है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी उनके लिए जगह खुल जाती है। हम आज भी डिफेंस क्षेत्र में पॉजिटिव है, बट उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड कर रही है। डिफेंस क्षेत्र एक ऐसा है जहां पे जितनी चीज आप कॉम्प्लेक्स कर पाओगे, जिसकी मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, दूसरे लोग उसे कॉपी नहीं कर पाए, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी में आगे है, जो लोकल डिफेंस सप्लाई करती है और एक्सपोर्ट्स मार्केट एक्सप्लोर कर रही है, सप्लाई कर रही है, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप देख पाए किसी कंपनी में डिफेंस क्षेत्र में, तो डेफिनेटली वहां पे निवेश करने का मौका बनता है। डिफेंस पे आपका व्यू। अच्छा नीलेश जी, अभी रीसेंट प्राइस मूव में एक इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, अभी भी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी मेटल इंडेक्स। अब होता क्या है कि बीइंग ए सिक्लिकल सेक्टर, आई मीन इसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, आपको एक साइकिल में एंट्री करनी पड़ती है, और फिर एक तय वक्त पर आपको निकलना भी पड़ता है। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, फेरस नॉन फेरस दोनों ग्रुप पे, और निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप पैसा बना चुके हैं
तो आपको क्या करना चाहिए मेटल्स पे इस वक्त? तो वीरेंद्र भाई, जैसा आपने एकदम सही बताया, मेटल का प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कोई उतना अच्छा नहीं है कि हम किसी अथॉरिटी से मेटल क्षेत्र के ऊपर व्यू दे पाए। कई बार हम भी रिटेल निवेशक की तरह गलत हो जाते हैं और मेटल्स के क्षेत्र की बारीकियां समझ नहीं पाते। मेरा एक कंजर्वेटिव अप्रोच है मेटल की तरफ। आप कह सकते हैं ये सौरव गांगुली की ऑन साइड बैटिंग है। ऑफ साइड पे वो महाराजा थे, बट ऑन साइड पे उतना अच्छा नहीं खेलते थे। मेटल हमारे लिए भी ऑन साइड की तरह है, वहां पे हम उतनी अच्छी तरह नहीं खेलते। तो ये कंजर्वेटिव व्यू है। जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई लेवल पे है तो थोड़ा प्रॉफिट घर पे लाना चाहिए। चाइना में जिस तरह से सॉफ्टनेस है, उस तरह से लगता है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े दबे रहेंगे और उस वजह से मेटल कंपनीज के मुनाफे पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। तो ऑल टाइम हाई लेवल पे आपको मेटल इंडेक्स अगर दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जायज बनता है। ओके, चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप मार्केट का लकी चार्म रहे, आप आए और मार्केट ग्रीन में आ गई। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे। वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन वीरू आज एक चीज़ है जो हमारी सुबह की स्ट्रैटेजी थी वो एकदम ऑन डॉट लेवल टू लेवल आज वर्क की। और ये मुझे इस चीज़ की खुशी इसलिए है कि अगर ट्रेडर्स ने उस चीज़ सिंपल अप्रोच को अगर आज फॉलो किया होगा कि ग्लोबल मार्केट की करेक्शन की वजह से एक डिप मिली, उसको बाय करिए और एक स्टॉप लॉस लगाइए, तो वो ट्रेड ब्यूटीफुली आपके फेवर में गई होगी। चलिए नीरज जी आ गए हैं, काफ़ी सवाल होंगे हमारे व्यूअर्स के। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और डिप पे बाई बिल्कुल सही है और ब्रॉडर मार्केट में बड़ी तेजी है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी, वो तो शुरू से ही लग रहा था कि आज ब्रॉडर मिड मार्केट कैप में रिवेंज बाइंग चल रही लग रहा है। मिड कैप में रिवेंज बाइंग, बिल्कुल रिवेंज बाइंग, सही वर्ड यूज़ किया आपने। बदला पूरे लेना है। अप्रैल चलने वाली है, ये पूरे अप्रैल चलने वाली है। तो चलिए भाई, इस रिवेंज बाइंग में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एकदम से रिवेंज में उतर आइए। सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस।